Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. As you all know, last वीडियो में हमने रॉल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ कंप्लीट कर दिया था. अब आज के लेक्चर में हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि आपने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है. तो वो भी मैं आपको बताऊंगी. वीडियो को पूरा देखो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. देखो बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन जो हमने सबसे पहले पढ़ना है. आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है हमारे पास, मैं आपको छोटा सा यहाँ पर ओवरव्यू देती हूँ. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0. इसका क्या मतलब है, आपको ये चीज़ कैसे समझ आएगी. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई ए बॉन्ड है प्लस यहाँ पर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है विच इज B2. अब ये टूट के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 2AB, राइट. अब केमिस्ट्री में क्या होता है, जब आप दो बॉन्ड्स को तोड़ते हो, पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा एंड BB के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ओल्ड बॉन्ड्स, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये ओल्ड बॉन्ड्स है. जब ये ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. तो बच्चे, जब यहाँ पर पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, हमें उनको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है. यहाँ पर एनर्जी हम देते हैं, गिव. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर मैंने ए को तोड़ने के लिए 10 किलो जूल्स की एनर्जी दी. इन द सिमिलर वे बीबी को तोड़ने के लिए भी मैंने B2 को तोड़ने के लिए भी 10 किलो जूल्स की एनर्जी दी. तो जब मेरे पास नया मॉलिक्यूल बना विच इज 2AB, जो मेरे पास नया प्रोडक्ट बना इनको टूट के, वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा, हम सबको पता है. तो यहाँ पर अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है 20 किलो जूल्स की. तो आप देख सकते हो कि जितनी एनर्जी हमने दी थी उतनी एनर्जी हमें प्रोडक्ट में रिलीज होती हुई दिख गई. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई. तो इस वजह से जब एनर्जी सेम होती है, मतलब गिवन एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी सेम हो जाती है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता है, 0. इन द सिमिलर वे जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, मतलब जो वॉल्यूम था, जैसे ये 5 ml था, ये भी 5 ml था, है ना, और यहाँ पर हमें 10 ml मिल गया, तो वहाँ पर भी वॉल्यूम सेम रहा. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं देखने को मिला, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास क्या आया, 0. ये तो हमारा था डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग. अब जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दे ओबे रॉल्ड्स लॉ. हमने रॉल्ड्स लॉ पढ़ा लास्ट लेक्चर में. तो ये क्या करते हैं, ये रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं एट अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में ये क्या करेंगे, रॉल्ड्स लॉ को ओबे करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर नियरली इक्वल टू दोज ऑफ AB. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जैसे A और A मेरे पास जैसे हमने ऊपर सेम एग्जांपल ले रहे हैं, AA हमारे पास मॉलिक्यूल है प्लस यहाँ पर BB है. इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट. तो इनके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के AB के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इक्वल आएगी. मतलब सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एंड नियरली सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी AB में. तो सेम शो करता है वो. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया. इसके एग्जाम्पल्स याद करना है, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन, सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड हेप्टेन. इसका भी मैं आपको रीजन बता दूं, आपको जेई और नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक की वीडियो दूंगी, ठीक है. इसके बाद वाले उसमें आप देखोगे एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें पूछा जाएगा कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्यूशंस के नाम याद करके वहां पर जाने पड़ेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक क्वेश्चन भी आ गया 4 नंबर का तो देखो बहुत ईजी चीज़ है, सिर्फ आपको लर्निंग पार्ट चाहिए इसमें, राइट. अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के उल्टे. सबसे पहला पॉइंट तो इसमें होता है कि ये रॉल्ड्स लॉ को ओबे नहीं करते बिल्कुल भी. ठीक है, सो इट डज नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ ओवर एनी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोला जाता है. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में बच्चे हम 2 चीज़ पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन और एक पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन. तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन अब हमने यहाँ पर पूरे विस्तार में डिस्कस करनी है, राइट. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन में
जो हमारे पास पी थ्योरेटिकल होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ऑब्जर्व्ड के, ठीक है। बट जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पी थ्योरेटिकल की वैल्यू पी ऑब्जर्व्ड के इक्वल नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, जैसे यहाँ पर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरा पी ऑब्जर्व्ड होगा, पी ऑब्जर्व्ड होगा वो ज़्यादा होगा पी थ्योरेटिकल से, वो ज़्यादा होगा पी थ्योरेटिकल से। आपने इसमें 2-3 पॉइंट बहुत ध्यान से समझने हैं। ये पहले आप बेसिक पॉइंट समझो, थर्ड और फोर्थ, कि जो डेल्टा मिक्सिंग एच होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 होता है। और नेगेटिव डेविएशन में ये चीज़ उल्टी पढ़ोगे कि डेल्टा मिक्सिंग एच आपका लेस देन 0 होता है और डेल्टा मिक्स वी भी आपका लेस देन 0 होता है। ये तो आपके ऑपोजिट हो गए, तो ये आप इजीली लर्न कर दोगे। बट जो मेन पॉइंट है यहाँ पर लर्न करने वाला वो क्या है यहाँ पर, कि सॉल्वेंट सॉल्यूट टाइप ऑफ फोर्स इज वीकर देन द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। यहाँ पर जैसे हमारे पास ए प्लस बी बी, मतलब A2 और B2 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं और ये हमें 2AB बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो 2AB के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक है, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो है उनसे। यहाँ पर इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ समझो, ठीक है। अब देखो किसी चीज़ में अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो वो इजीली टूट जाएगा, है ना, मतलब उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक है, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर का पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक हो जाता है ना, अलग अलग हो जाता है, तो ये इजीली वेपर की फॉर्म में चला जाएगा, इजीली ये क्या बना देगा, इजीली ये वेपर्स बना देगा। और अगर ये इजीली वेपर्स बना देगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा वेपर्स की फॉर्म में निकलेंगे तो ज़्यादा वहाँ पर वेपर्स का प्रेशर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन हमारी ओरिजिनल वाली थी, बट वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से 2AB में क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक थी और वो इजीली वेपर की फॉर्म में निकल गया और उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पर भी तुमने एग्जांपल्स याद रखना है, विच इज इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये आपने और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लीज़ एनसीईआरटी से सारे एग्जांपल्स पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनमें से मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल से ही यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे देता है। अब तुम छोड़ के जाते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो मतलब कौन बेवकूफ़ हुआ, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। देखो अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारे पास पी ऑब्जर्व की वैल्यू आती है वो पी थ्योरेटिकल से कम आती है, ठीक है, ये हमारे पास कम आएगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि डेल्टा मिक्सिंग एच क्या होगा लेस देन 0 होगा, डेल्टा वी मिक्स भी 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ना। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूट है और ये मेरे पास सॉल्वेंट है। अब ये क्या बना रहा है मेरे पास, ये सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास सॉल्यूशन बनाएगा, ये जो AB का सॉल्यूशन बनेगा, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो हमारे पास स्ट्रांग होंगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, वो टाइटली हेल्ड है एक साथ, ठीक है, तो वहाँ पर वेपर्स नहीं बन सकते ना इजीली। तो अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन ओरिजिनल थी और वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। इसके भी एग्जांपल्स याद करके जाना है, फिनॉल एंड एनालीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। ये हमारा क्या था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। एंड ये कंसेप्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में कोई भी चीज़ तुम छोड़ने का नहीं सोच सकते, कहीं से भी एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन डाल सकता है, तो हर एक चीज़ तुमने अच्छे से करके जानी है, वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले तो हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। जो सबसे पहली है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रॉड्स लॉ में, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं एक बार फिर भी यहाँ पर आपको
ये डिस्कस करवा दूंगी विद न्यूमेरिकल कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। देन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमने अब पूरी डिटेल में करनी है। सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मैंने बोला कि आप कहाँ पढ़ चुके हो इसको आप रॉल्ट्स लॉ में कर चुके हो, रॉल्ट्स लॉ में हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें ये चीज समझाई है, एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा जो वेपर्स बनेंगे वो प्योर सॉल्वेंट के बनेंगे और वो ज़्यादा बनेंगे। अब अगर मैं इसी प्योर सॉल्वेंट में मैं सॉल्यूट डाल दूँ, ये डार्क वाले मेरे पास क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और सॉल्यूट भी मैं कैसा डाल रही हूँ, नॉन वॉलेटाइल टाइप का मैं सॉल्यूट डाल रही हूँ। इसके तो वेपर्स नहीं बन सकते ना बच्चों, ये तो वेपर फॉर्म में जाएगा ही नहीं। तो अगर जिस चीज़ के वेपर्स ही नहीं बन रहे वहाँ पर उस चीज़ का वेपर प्रेशर भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। बट अगर हम कंपैरिजन करें प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है सॉरी, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि इसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो वहाँ पर वेपर की फॉर्म में निकल रहे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, मान लिया सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा भी हैं सॉल्यूट के पार्टिकल से, बट स्टिल उन्होंने सॉल्यूट ने कहीं कहीं स्पेस ली हुई है ना, तो उसके वेपर्स तो बन नहीं सकते। अब सॉल्वेंट भी थोड़ा कम रह गया पहले से, तो उसके जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर थोड़ी सी डेरिवेशन बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको ये करवा दी थी डेरिवेशन, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, रॉल्ट्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि हमें पता है कि जो डेल्टा P1 होता है वो किसके इक्वल है, हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूट का तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था और इसका भी मैंने प्रॉपर यहाँ पर लिखा था P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1, अगर आपको याद होगा, ठीक है। फिर मैंने एक और एक्सप्रेशन बना के दिखाया था विच इज डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू आपका x2, ठीक है। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, हम फिर से इसको प्रॉपरली डिस्कस नहीं करेंगे। आप मैं यहाँ पर ऊपर आपको लिंक दे दूंगी, आप लास्ट वीडियो में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख लेना, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2, यहाँ से मैं अब आपको आगे लेके चलूंगी, विच इज, देखो बच्चे, मेरे को पता है कि जो x2 होता है वो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊँ, मेरे को पता है कि n1 किसके इक्वल होता है, n1 इक्वल होता है w1 अपॉन m1 के। सिमिलरली n2 किसके इक्वल होता है, w2 अपॉन m2 के, राइट। तो यहाँ पर अब मैं इन चीज़ों को इसमें डाल दूँ, अगर मतलब x2 की जगह मैं ये सारे टर्म्स डाल दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, हमारे पास n2 है, n2 मतलब w2 अपॉन m2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, w1 अपॉन m1 प्लस w2 अपॉन m2, ये बन गया। अब यहाँ से मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हमें पता है कि ये n2 अपॉन n1 रह गया, ये तो सेम ही चीज़ है ना, तो ये n2 अपॉन क्या रह गया, हमारे पास n1 रह गया। तो अगर मैं डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 की बात करूँ, और अगर अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा P नॉट इज इक्वल्स टू हमारे पास w2 अपॉन m2 अपॉन w1 अपॉन m1, यही बनता है। बट अगर अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, मतलब ये ऊपर चले जाएंगे ना, m1 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनना चाहिए, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू हमारा w2 इंटू m1 अपॉन हमारे पास w1 इंटू m2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, दिस। और आपको पता है डेल्टा P को आप क्या डाल सकते हो, डेल्टा P इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, P1 नॉट माइनस P1, ठीक है, P1 नॉट माइनस
P1। ये एक्सप्रेशन याद रखना, आप ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, सॉरी मैंने यहाँ पर सारी जगह P नॉट लिखा है, दिस इज P1 नॉट, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपका मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। न्यूमेरिकल पार्ट में आप इसको बहुत यूज करोगे, तो ये एक्सप्रेशन आपने याद करके चलना है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ यूरिया। आपको यूरिया का यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23.75 mmHg। अब यहाँ पर देखो कि आपको गिवन क्या है, क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो गिवन में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है विच इज W2 विच इज 5%। तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 ग्राम। तो W1 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हमारे पास 100% होती है सॉल्यूशन में, तो 100 माइनस 5, तो ये कितना रह गया मेरे पास 95 ग्राम। W1 भी आ गया। अब मैंने आपको बोला कि यूरिया का हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा NH2CONH2। अब अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी तो वो आएगा 60 के आसपास। तो दिस विल बी M2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 60। M1 मेरे पास क्या है यहाँ पर 18, क्योंकि वाटर की बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है P1 नॉट। P1 नॉट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 23.75 mmHg। यहाँ पर देख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें विच इज 23.75 mmHg। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर P1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो P1 क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप निकाल दो। सॉल्यूट का तो हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहाँ पर अब अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कैसे लगेगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ये फॉर्मूला अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 23.75 माइनस P1 अपॉन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 23.75 इज इक्वल्स टू W2 इज 5 इंटू 18 अपॉन 95 इंटू हमारा 60, ठीक है। तो ये रह जाएगा 23.75 P1 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 18 इंटू 23.75, इस साइड देगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अपॉन 95 इंटू 60। तो जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.375, इतना निकाल दिया। अब अगर मैं इसको P1 दूसरे को दूसरी साइड दे जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू 23.75, ये कितना है 0.375 माइनस 0.375। तो P1 हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस करके 23.375 mmHg, ये आ गया। बहुत इजी तरीके से हमने कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब या तो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोल देंगे, या आपको W1 निकालने को बोल देंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला को लगाना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, दैट्स इट। इस साइड मेरे पास वेपर प्रेशर है और नीचे मेरे पास टेम्परेचर है। अब सपोज करो हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट का ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर, और ये सपोज कर लो ये मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया, ठीक है, विच मीन्स ये हमारा यहाँ पर इक्वल हो गया। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आया, ये पॉइंट मैंने ले लिया 1, और ये मेरे पास फर्स्ट, मतलब ये मेरे पास किसका था, ये जो मैंने ग्राफ लिया है ये मैंने लिया है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब इसका जो ये टेम्परेचर आया है, अगर हम नोट करें ये डैश वाली लाइन ध्यान से देखो, ये जो टेम्परेचर आया है ये मेरे पास क्या हो गया डेल्टा TB नॉट, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया अगर मैं प्योर सॉल्वेंट में
कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देती हूँ तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब ये जिस पॉइंट पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छुएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब ये जो टेम्परेचर आया, ये इसका टेम्परेचर आया बॉइलिंग पॉइंट का, और इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया TB। ये मेरे पास क्या पॉइंट आ गया, TB। और TB मेरे पास, ये मेरे पास बेसिकली सॉल्यूशन का आया है, डेल्टा TB नॉट मेरे पास यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का आया था, करेक्ट। अब ये जो डिफरेंस है बच्चे, ये डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा TB। ये डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा TB। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास डेल्टा TB है, ठीक है, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा हमारे पास, ज़्यादा में क्या है, TB का हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, TB माइनस डेल्टा TB नॉट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना। ये सॉल्यूशन का है टेम्परेचर, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का है, और ये जो डेल्टा TB आया, व्हाट इज दिस डेल्टा TB, दिस इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मेरे पास वो पॉइंट आया है, ठीक है। अब मैंने, हमारे पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो ये डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे M के, विच इज़ हमारी मोलालिटी के, ठीक है, मोलालिटी के इक्वल आ गया। अगर हमें पता है हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू यहाँ पर KB इंटू M। नाउ व्हाट इज KB हेयर, यहाँ पर KB क्या है, KB इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के इक्वल क्यों आया है यहाँ पर, सॉल्वेंट। आपको पता है हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल्स टू क्या होता है, W2 अपॉन M2। सबसे पहले लेक्चर में किया था, जो फर्स्ट लेक्चर की वीडियो गई है वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से डिस्कस करी थी। तो ये क्या हो गया, 1000 अपॉन, हमारे पास नीचे क्या होता है यहाँ पर W1 सॉल्वेंट का, तो मैं M की जगह वो डाल सकती हूँ। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन आपका W1, ठीक है। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो यहाँ पर हमारी एक दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, विच इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, KB। तो यहाँ पर KB की वैल्यू हमें गिवन है, विच इज 2.52। अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉइल्स एट 0.126 डिग्री सेल्सियस हायर देन बेंजीन। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा TB विच इज 0.126। निकालना क्या है हमें, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, दिस विल बी डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। मोलालिटी यही होती है, तो यहाँ से हम मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन KB इज इक्वल्स टू M। वैल्यूज पुट कर दो, विच इज 0.126 अपॉन 2.52 इज इक्वल्स टू स्मॉल m। तो हमें पता है कैलकुलेशन पार्ट हमें आता है, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.05। सो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, और ऐसे से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखोगे वहाँ पर या तो आपको मोलालिटी निकालने को बोल देंगे, या वेट निकालने को बोल देंगे, है ना, या आपको डेल्टा TB निकालने को बोल देंगे। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारा आंसर आपका इजीली वहाँ पर सॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इसको भी हम ग्राफ की फॉर्म में समझेंगे। हमें पता है कि ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड का क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। ये नीचे मेरे पास टेम्परेचर है और यहाँ पे मेरे पास ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब अगर एक लिक्विड को मुझे फ्रीज करना है तो ये किस पॉइंट पे जाके फ्रीज होगा, ये इस पॉइंट पे जाके फ्रीज होगा। ये जो स्पेसिफिक पॉइंट आया मेरे पास, ये इस पे क्या हो गया, फ्रीज हो गया। और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ये मेरे पास आ गया TF0। और ये अगर हम लिक्विड देखें, ये लिक्विड कैसा था, ये प्योर लिक्विड था। अगर अब मैं इस लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दूं जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं, ठीक है, विच मीन्स ये सॉल्यूशन आ गया।
तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे पास कुल्फ़ी वाला आता है, वो दूध वाली कुल्फ़ी भी खाते थे हम, ठीक है। तो उसके पास जो कुल्फ़ी थी वो पिघलती क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने भी तो किस में रखा हुआ है, बर्फ़ में ही रखा हुआ है ना उसको। पर उसकी जो आइस होती है, उसने आइस को किस तरीके से फ्रीज़ किया हुआ है, उसमें सॉल्ट डाल के फ्रीज़ किया है। नॉर्मली अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट जब आप उसमें सॉलिड डाल देते हो, जैसे उसने उसमें नमक डाल दिया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो सपोज कर दो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में तो वो पिघलेगा ही नहीं ना, तो इसी वजह से उसकी जो कुल्फी है वो खराब नहीं होती। अब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा ये स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये मेरे पास ये पॉइंट क्या हो गया, मेरे पास TF, ठीक है। ये मेरे पास सॉल्यूशन का आ गया, और ये मेरे पास किसका था, ये था मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का। अब इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा TF। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो डेल्टा TF होगा वो आपको किसके इक्वल देखने को मिलेगा, TF नॉट माइनस TF। बट जब हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट किया था वो TB माइनस हमारे पास TB नॉट था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास TF नॉट माइनस TF के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि TF नॉट की वैल्यू ज़्यादा है और ज़्यादा में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक। अब हमारे पास एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पर डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल है, मोलालिटी के। मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट पीछे भी बताया, विच इज हमारे पास M इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन हमारा W1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओ, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। यहाँ पर KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज KF? KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, फॉर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू डाल दो, सबकी वैल्यू डाल दो। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, जो कि आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अभी मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी, ठीक। चलो अब इसका करते हैं हम न्यूमेरिकल। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो देखो आपको क्या क्या गिवन है। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। कंपाउंड मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, सॉल्यूट हो गया, और बेंजीन क्या हो गया मेरे पास, 50 ml है। तो ये मेरे पास क्या हो रही है यहाँ पर, सॉल्वेंट, ठीक है। डेंसिटी गिवन है and lowers the freezing point from this to this if KF for benzene is this। KF की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट द मोलर मास, आपको मोलर मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता सॉल्यूट यहाँ पर क्या है। पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, M2 इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। अब हम इस साइड पे लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। मेरे को यहाँ पर W2 गिवन है विच इज 0.643 सॉल्यूट का गिवन है, ठीक है। उसके बाद W1 कैसे निकालूंगी, 50 ml दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया है। मैंने बताया ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकते हो, मास निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.879। तो ये किसके इक्वल आएगा, 43.95 के। यहाँ पर KF की वैल्यू भी गिवन है। KF कितना है, 5.12। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, एक डेल्टा TF। डेल्टा TF अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये बोल रहा है 5.512 5.093 में, मतलब कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, 5.51 माइनस 5.03। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.48 डिग्री सेल्सियस के। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर डाल दो। KF मेरे पास कितना है, 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 अपॉन W1 कितना निकाला, 43.95 इंटू 0.48, ठीक है। इस सबको कैलकुलेट करके आना चाहिए हमारे पास 156.06। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट।
तो मैंने आपको बताया आपको कुछ भी निकालने को दे सकते हैं, आपको डेल्टा टी एफ भी बोल सकते हैं, के एफ तो नहीं, W2 भी बोल सकते हैं, M2 भी बोल सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक। तो आपको कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, बस आपको फॉर्मूला को उल्टा सीधा करना आना चाहिए कि M2, अब मेरे पास मेन फार्मूला क्या था यहाँ पर, डेल्टा टी एफ का था, बट मैंने उससे क्या निकाल दिया, M2 का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इजी होता है, आपको छोटी टर्म्स थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, विच इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब वहाँ से कुछ सेलेक्टिव मटेरियल ही पास हो सकता है, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया इस तरीके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के। इस साइड मेरे पास प्योर वाटर है, ये मेरे पास क्या है, प्योर वाटर है, और इस साइड मेरे पास सी वाटर है। अब सी वाटर में इम्प्योरिटीज भी होंगी, है ना, सब कुछ होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होती है, पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ऑस्मोसिस होता है जब आपका जो सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है। सॉल्वेंट फ्लो होता है, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक। अब अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल हम किशमिश खाते हैं, किशमिश को अगर हम पानी में रख दें, या किशमिश भी छोड़ो, मैं आपको ब्लैक चने का एग्जांपल देती हूँ। ब्लैक चने मम्मी क्या करती है कि पहले पानी में रख देती है सब्जी बनाने से पहले, तो पहले वो बहुत हार्ड होते हैं, उसके बाद वो ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं और फूल जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, अगर हम पानी में रख रहे हैं, पानी में पानी की कंसंट्रेशन है, वो प्योर वाटर है, बट अब चनों में क्या है, चनों में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो पानी जो है वो चनों में अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना शुरू हो गया, और वो उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पर सिर्फ पानी है, पर यहाँ पर हमारे पास इम्प्योरिटीज भी हैं, मिनरल्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पानी की कंसंट्रेशन हमारे पास प्योर वाटर में ज़्यादा है, वहाँ पर तो सॉल्यूट भी डिजॉल्व है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, है ना। इसका जो फ्लो है वो प्योर वाटर से सी वाटर की तरफ होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये प्योर वाटर उस साइड जाना बंद हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रेशर को बोला जाता है, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पर जो मेरा P होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, इज इक्वल्स टू पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, विच इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो इस पे हमारे MCQ प्रॉब्लम दे देता है एग्जामिनर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ पर जो मैंने नॉर्मल प्रेशर डाला था, मैंने उस प्रेशर को और अप्लाई कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलेंगी, ये पानी प्योर वाटर में जाना शुरू हो जाएगा इससे, ठीक है। जो हम RO में देखते हैं, घर में हमारे RO लगे होते हैं ना, ये चीज़ हम वहाँ पर नोटिस करते हैं। बट फिलहाल आपने ये देखना है कि P इज इक्वल्स टू हमारा किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है। तो P की जगह मैं क्या डाल सकती हूँ, पाई V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, पाई इज इक्वल्स टू N/V/RT। N/V किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन, तो ये हो गया C इंटू RT। अब यहाँ पर C मैंने बता दिया तुम्हें क्या है, कंसंट्रेशन है, दिस इज कंसंट्रेशन। R मेरे पास क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, T क्या है मेरे पास, टेम्परेचर, एंड दिस इज आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, तभी हमें पता चलेगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। देखो, फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है विच इज 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। R भी हमें गिवन है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक, विच इज पाई इज इक्वल्स टू CR
टी, ये बताया है। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। हमें W2 गिवन है विच इज 5 ग्राम। अगर आप देखो यहाँ पर यूरिया सॉल्यूट गिवन है विच इज 5 ग्राम, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। और V हमारे पास क्या है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये बोल रहा है कि 5% यूरिया सॉल्यूशन क्या हो गया 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको लीटर में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है। टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है। उसके बाद आर की वैल्यू भी दी हुई है विच इज 0.0821। ठीक है। अब हमारे पास पाई इज इक्वल्स टू CRT होता है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ N/V/RT। ठीक है। अब N को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर N बेसिकली क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा पाई इज इक्वल्स टू W2RT अपॉन M2 इंटू V। बस अब हमें सारी वैल्यूज को डालना है। W2 मेरे पास कितना है 5 ग्राम, 5 इंटू R इज 0.0821, T इज 300 केल्विन अपॉन M2 यूरिया का मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ विच इज 60 ग्राम इंटू वॉल्यूम भी गिवन है विच इज 0.1 लीटर। यहाँ से हमारा पाई आ जाएगा इसकी वैल्यू आएगी 20.525 एटमॉस्फेयर। दिस विल बी योर पाई। सो बहुत इजी है, मैं हर बार ही बोलती हूँ बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना सीख लो और गिवन क्या है वो साइड पे लिखा करो प्लीज़। तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमारा सारा कवर हो चुका है। एक आई गेस हमारा वेंट ऑफ फैक्टर रहता है, वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं 10-15 मिनट्स की वीडियो में कवर कर दूंगी, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। बट जो मेन अब हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी क्वेश्चन बैंक की। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें नीट में, जेई में या बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं वो सारे हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर करके जाने हैं। मैं थ्योरेटिकल भी करवाऊंगी आपको, मैं आपको वहाँ पर असर्शन रीजन किस टाइप के आएंगे वो भी बताऊंगी, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस टाइप की आती है वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बने रहो और सारी वीडियोस को प्लीज़ देखो। मतलब अगर आप कोई टॉपिक समझ रहे हो ना तो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट हुआ करो और फिर लास्ट वीडियो पर आया करो। वो आपके लिए मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चाहे आपको आते भी है ना तब भी आप उन चीज़ों को देखो ताकि आपको और क्लियर हो जाए वो चीज़, आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।